भारतवर्ष में क्षत्रियों का जो शासन रहा है वह बहुत छोटा नहीं रहा है। जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है उस तरह से हम उसका एक हिस्सा भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए आज हम उन सारे राजवंशों के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको विस्तारित करना एक दिन में नहीं, कम से कम एक वर्ष लग जाएगा। उनको जब विस्तारित करके सुनाया जाएगा, आपको बताया जाएगा उनके बारे में। तो आज हम सबसे पहले आपको क्षत्रियों के राजवंशों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमारे देश पर क्षत्रियों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और धीरे धीरे करके हमारा जो सनातन था, सनातन के साथ साथ यहाँ जितनी भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई उन सभी को संरक्षण प्रदान किया गया। और साथ ही साथ समय का जब परिवर्तन आया और कुछ नए ऐसे आक्रांता धर्मों का उदय हुआ जिनकी वजह से कई सारी संस्कृतियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच गईं, तो उनको भी भारतवर्ष में संरक्षण प्रदान किया गया। यह हमारी उदारता का सूचक है। तो आइए आरंभ करते हैं हम कि मौर्य वंश से, क्योंकि जो हमारे यहाँ शासक थे नंदों से पहले से ही लेकर के हम आपको चलते हैं शुरुआत से, जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी। देखिए हमारा जो मूल इतिहास है वो है पुराण। उसको हमारे पाठ्यक्रम में आधार नहीं माना जाता है, इसलिए मजबूरन मुझे वह इतिहास आज आपको बताना पड़ रहा है जो इतिहास हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। लेकिन वह कितना पढ़ाया जाता है? थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक हमारी हिंदू रियासतें बनी रहीं, हमारे क्षत्रिय राजा बने रहे। और इतने लंबे समय तक अगर वो क्षत्रिय राजा बने रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उनमें विशेषता अवश्य रही होगी कि इतने लंबे समय तक उनका साम्राज्य चला। और आज इसी बीच में आपको ये बताऊंगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राजवंश के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राजवंश को हमारे भारत के ही इतिहास में जगह नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो टीचर तैयारी करवाते हैं वह भी ये कह करके उनसे दूर चले जाते हैं कि अगर हम राजपूतों को पढ़ाएंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ाएंगे तो हमें 15-20 दिन हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो छोटा मोटा है नहीं। और ऐसा कह करके वो कुछ क्वेश्चनों में उनको सॉल्व करवा देते हैं। वह इतिहास पूरी तरह से हमारे सामने नहीं रखा जाता है। आज हम पहले आपके सामने उन राजवंशों को रखते हैं जिन राजवंशों में ने शुरुआत से लेकर आज तक अर्थात आज़ादी के समय तक 1947 तक जो राजवंश रहे हैं। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब उन्होंने अपना पूर्ण विलय भारत संघ में कर लिया। ऐसे हमारे लोगों ने विलय कर लिया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना पड़ा। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरे इतिहास से आपको परिचित कराएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किनके ऊपर बल का प्रयोग करना पड़ा। और वह आज कहते हैं कि हमारा भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो आइए आरंभ करते हैं मित्रों। हमें सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हर्यक वंश के जो शासक थे उनको नागवंशीय शासक भी कहते हैं। अब ये तो हमारे यहाँ ही है, चाहे आप महाभारत काल ले लीजिए, उसमें भी नागवंशीय शासक थे। और नाग कन्या के साथ में अर्जुन का विवाह भी हुआ था। तो पहला जो शासक हमको ऐतिहासिक शासक मिलता है उस शासक का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार मगध के शासक थे। और उस समय पर ये पूरा जो हमारा भारतीय भूखंड था, भारतीय उपमहाद्वीप था, यह 16 महाजनपदों में विभाजित था। महाजनपद का मतलब
छोटे छोटे राज्य थे, आबादी बहुत ही कम थी, और उनको महाजनपद क्यों कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा? इसीलिए क्योंकि वह दर्शाना चाहते थे कि यहीं से आपकी शुरुआत हुई है, इसलिए उसको महाजनपद काल कह दिया गया। जबकि उसके पहले क्या हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और उपलब्ध ही कैसे कराई जाए? हमारी पुराणों को तो आधार माना नहीं जाता है, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको तो आधार माना नहीं जाता है। आधार किसको माना जाता है? वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से बौद्ध और जैन साहित्य की पुनरावृत्ति होती है, बौद्ध और जैन साहित्य की उत्पत्ति होती है। पुनरावृत्ति गलत शब्द में बोल गया, जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है वहाँ से इसको बताया गया कि यहीं से हमारा इतिहास आरंभ होता है। तो मगध, अवंती, मथुरा, ये तुम्हारा गांधार, कुरु, पांचाल, ये अंग, वत्स, अरे ढेर सारे, मतलब अर्थात 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इन महाजनपदों से भी पहले की स्थिति ये थी कि जो गणतंत्र के लिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि हम गणतंत्र स्थापित करते हैं, जनता के शासन को स्वीकार करते हैं, वह गणतंत्र प्रणाली इससे भी पहले हमारे यहाँ प्रचलित थी। अर्थात ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उनके जन्म के 500 से 600 वर्ष पूर्व हमारे पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। ये नहीं था कि शासक स्वयं तलवार के बल पर शासक बन गया और शासक बनने के बाद उसने सबको अपने अंडर में कर लिया और जो निर्णय देता है वही होता है। ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गणतंत्र हुआ करता था। तो पहला जो शासक मगध का होता, मगध को क्यों बताते हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि मगध ने ही इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक विस्तार मगध ने ही किया। और मगध के विस्तार के कारण ही, मगध से ही हमारे इतिहास की शुरुआत ये इतिहासकार मानते हैं। चलो हम भी उसको मान लेते हैं, क्योंकि आज से तो है नहीं, आज के 2500 साल पहले से हमारी शासन पद्धति के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मगध का पहला शासक होता है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। इनके सबके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबके प्रति कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि एक बार में जब तक हम आपको इसकी विषय सूची नहीं बताते हैं कि कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो हम एक एक को अलग अलग करके बताएंगे तो आप अपने इतिहास को जान नहीं पाएंगे। समय आने पर आप उसको भूल जाएंगे कि कहाँ कौन शासक हुआ, किस वंश का शासक था। आप दूसरे के सामने उस चीज़ को नहीं बता सकते हैं। और देखिए, इस देश में आपको अपना इतिहास बताना पड़ेगा, आपका इतिहास कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि सबके मन में द्वेष है। जहाँ ये मुस्लिम लोग जो हैं वह अपने इतिहास को श्रेष्ठ बताते हैं। अभी जब हम आपको सारा कुछ बताएंगे और जो हमारे देश की शासन प्रणाली रही है 1947 से लेकर के 2014 तक, उसके अंदर कभी भी हमारे शासकों का महिमा मंडन करना तो दूर, उनका नाम तक लेना भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब एग्ज़ाम के हम पेपर्स उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ये पूछ रहे हैं, हम हिंदुस्तान में निवास करते हैं या हम तुर्कों के देश में निवास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। उनको इतना खगाल करके पूछा जाता था। उनकी बीवी पर क्वेश्चन होते थे, हमारे बलिदानियों पर क्वेश्चन नहीं होते थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिंबिसार होता है और बिंबिसार अंग प्रदेश को जीत लेता है और थोड़ा सा विस्तार करता है। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु क्या करता है, वह वत्स को जीत लेता है और ये तुम्हारी काशी को जीत लेता है, और साथ ही साथ वह लिच्छवियों को जीत लेता है। इस तरह से वह अपना विस्तार वह भी करता है। उसके बाद उसका पुत्र उदयन आता है। उदयन भी थोड़ा बहुत विस्तार करता है।
इसके बाद वंश बदलता है और वंश बदल करके आता है। कौन सा? हर्यक वंश बताया था। हर्यक वंश के बाद में अब अगला वंश कौन सा आता है? शिशुनांग वंश आता है। शिशुनांग वंश में शिशुनांग ही मुख्य शासक होता है और दूसरा जो शासक शिशुनांग वंश का आता है वह है कालाशोक। ये क्यों इनके नाम बता रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे। इनकी अपनी कुछ ख्यातियां रही हैं उनके बारे में हम बताएंगे। जो हमें जानकारी मिलेगी, जिस तथ्य से मिलेगी उस तथ्य से हम जानकारी लेकर के आपके सामने तथ्यात्मक रूप में रखेंगे जब हम इनके बारे में आपको इनका इतिहास बताएंगे। क्योंकि ये क्षत्रिय समाज है और इस समाज के इतिहास को यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक नहीं जानता है, उनके द्वारा आदर्श जो स्थापित किए गए हैं उनके बारे में अगर नहीं जानता है, तो ये समझ लीजिए उसे मुगलों का इतिहास स्वाभाविक अच्छा लगेगा। आदर्शों की बात इतिहास में करने को मना की गई है भारतीय इतिहास में, क्योंकि आदर्शों की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि इतिहास में आदर्श कोई मायने नहीं रखते हैं, उसमें शासक द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई ये मायने रखता है, जबकि ये सरासर गलत है। हिंदू राजाओं के द्वारा सबसे बड़ा होता था उनका चरित्र, और चरित्र के साथ साथ उनका व्यवहार जनता के प्रति कैसा होता था ये सबसे ज़्यादा मायने रखता था। उनके साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा मात्रा में फोकस होता था। तो कालाशोक होता है। शिशुनांग वंश का अंत कैसे होता है? कालाशोक के बाद छोटे छोटे शासक होते हैं, मतलब बहुत ही योग्य नहीं होते हैं, इसलिए उनका कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं आता है। आगे हम बताएंगे कि कौन इसका अंतिम शासक होता है, कौन कैसे होता है, किस तरह से नए वंश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद में महापद्मनंद आता है और नंद वंश का आरंभ हो जाता है। जब नंद वंश का आरंभ हो जाता है तो महापद्मनंद, जो कि विद्वानों का भी बहुत बड़ा आश्रयदाता था और वह एक योग्य शासक था, उसके द्वारा मगध साम्राज्य की सीमाएं चारों तरफ को बढ़ा दी जाती हैं। इधर व्यास नदी से लेकर के, पश्चिम में व्यास नदी से लेकर के और कलिंग तक पहुंचा दी जाती हैं। अर्थात विंध्य श्रेणी को पहली बार पार करने वाला अगर कोई शासक है तो वह कौन है? वह है महापद्मनंद। इसके कई नाम हैं, इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम केवल राजवंशों के बारे में आपको बताएंगे। नंद वंश में पहला शासक महापद्मनंद होता है, जो कि साम्राज्य को विस्तार देता है, और जब साम्राज्य बड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक होता है कि धन आ जाता है, और उस धन के कारण उसका पुत्र जो घनानंद आगे शासक बनता है वो पगला जाता है और वह अपने धन में चूर होकर के विलासितापूर्ण जीवन जीने लगता है, अत्याचारी जीवन जीने लगता है, और उसके इसी विलासितापूर्ण और अत्याचारी जीवन के कारण यहाँ के जो राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी थे वह उससे नाराज हो जाते हैं, और जब उससे कहने जाते हैं कि आप एक अखिल भारतीय साम्राज्य के शासक सम्राट हैं और आपके द्वारा इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे हैं, आप उनसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करिए। इस पर वह उन समस्त विद्वानों को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है और उनको अपने भरे दरबार से बेइज्जत करके निकाल देता है। और उन निकाले गए लोगों में आचार्य चाणक्य भी होते हैं, और आचार्य चाणक्य के द्वारा वहाँ से जब आचार्य चाणक्य निकलते हैं और कहते हैं घनानंद तेरे साम्राज्य का मैं अंत कर दूंगा और इस गद्दी के ऊपर हम एक योग्य शासक को बिठाएंगे जो कि जनता का हित चाहने वाला होगा। और इस तरह से मेहनत करके आचार्य चाणक्य क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारी विजय नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि अखिल भारतीय साम्राज्य तो महापद्मनंद ने ही बना दिया था, तो उनको पंजाब की विजय करनी पड़ती है। पंजाब की विजय करने के बाद सीधे मगध की विजय कर लेते हैं, एक दो अभियान और छोटे मोटे करते हैं बस। उनके बारे में जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को आपको बताएंगे उनके बारे में, तब हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस किस तरह से कौन कौन सी विजय की। अब एक बड़ा सा साम्राज्य हो जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो होता है उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, और बिंदुसार गद्दी पर नहीं बैठता, क्योंकि जो चंद्रगुप्त थे उनकी एक पत्नी हेलेन भी थी, और जो हेलेन थी
वह सेल्यूकस की पुत्री थी। वह चाहती थी कि मेरे पुत्र को गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा ऐसा संभव नहीं हो सकता है। विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी भी भारत की गद्दी पर नहीं बैठ सकती है, और जब भी वह बैठेगी तो ये निश्चित मान करके चलिए, राष्ट्र का उत्थान होना तो दूर रखिए, राष्ट्र का विनाश संभव है। क्योंकि उसको ना ही हमारे आचार विचार पता होंगे, ना ही हमारा कल्चर पता होगा, ना ही हमारी संस्कृति पता होगी, ना ही हमारे लोगों के मनोभाव पता होंगे। वह अपनी तरह से इसको रूल करने की कोशिश करेगा। तब बिंदुसार शासक बनते हैं और बिंदुसार शासन करते हैं। कोई अतिरिक्त उनके पास अभियान किए नहीं गए हैं। अशोक शासक बनता है उनके पुत्रों में। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसके 100 भाई थे और वो उसने 99 भाइयों का वध करके शासन सत्ता प्राप्त की थी। ऐसा नहीं है, कई ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं जिनमें ये बताया गया है कि अशोक के कई भाई अशोक के शासनकाल में भी जीवित थे, अर्थात 99 भाइयों का संहार अशोक ने नहीं किया था। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वह एक आताताई शासक था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जितना बताया जाता है वो महान था, वो भी हम बताएंगे कि क्यों महान था और क्यों इतना ज़्यादा महिमा मंडन किया गया। अशोक के बाद में दशरथ आता है, संप्रति आता है, ये उसके वंशज आते हैं, और अंतिम समय में बृहद्रथ आता है, और बृहद्रथ की उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है और एक नए राजवंश का उदय होता है, और उस राजवंश का नाम होता है शुंग वंश। शुंग वंश में भी 2-3 ही शासक होते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग, बस यही 2-3 नाम ठीक ठाक हैं। शेष जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो उस समय हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होना आरंभ हो जाता है, जिनमें शक हैं, कुषाण हैं, हूण हैं, ये सारे लोग आक्रमण करते हैं, और इनके आक्रमणों के साथ ही हमारे देश में कुषाणों की शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। कुषाणों का शासन पूरे देश पर नहीं था, केवल उत्तरी भूभाग पर ही था, और उत्तरी भूभाग पर शासन करते हुए उनके कई वंशजों ने शासन किया, और उसके बाद उनकी सत्ता समाप्त होती है। तब भारत में एक नए क्षत्रियों के राजवंश की उत्पत्ति होती है, और उसका नाम है गुप्त वंश। और गुप्त वंश के समानांतर ही 1-2 और छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं, जैसे वाकाटक हैं, आंध्र सातवाहन हैं। ये जो राज्य हो जाते हैं, इनकी वजह से इनसे ही उनके आपसी वैवाहिक संबंध होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वाकाटक वंश में भी कोई बहुत प्रतापी शासक हुआ नहीं, सबसे मुख्य हैं गुप्त। तो हम गुप्तों पर पहले आते हैं। आंध्र सातवाहन, उनको भी बताना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी कई कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। वर्ण संकर की आवृत्ति को उन्होंने समाप्त करने का प्रयत्न किया है गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम ने। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब आता है नंबर इधर गुप्त वंश में। तो गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है, वो गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम अपना थोड़ा सा विस्तार करते हैं। मगध उनका राज्य होता है और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी होती है। फिर अब आती है भूमि को जीतने की स्थिति, क्योंकि आवश्यक था कि पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करना है फिर से, जो छिन्न भिन्न हो गया था। तब उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है और उसके द्वारा धरणी बंध का काम किया जाता है, अर्थात पूरी पृथ्वी को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाता है। और 4 अभियान उनके द्वारा किए जाते हैं। पहले अभियान में 3 राजाओं को पराजित करते हैं, दूसरे अभियान में 12 राजाओं को पराजित करते हैं, तीसरे अभियान में 9 राजाओं को पराजित करते हैं। फिर जो हमारी यहाँ की जनजातियाँ थीं उनको पराजित करते हैं।
और फिर बाहरी सीमा पर जो राज्य थे उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला दिया जाता है। और उन्हें हमारे इतिहासकारों ने भारतीय नेपोलियन कहा है, जबकि नेपोलियन का जन्म तो दूर रखिए, ईसाइयत का ही जन्म हो पाया था 300-350 ईस्वी के करीब में। समुद्रगुप्त संपूर्ण भारतवर्ष को जीत रहे थे, एक सूत्र में पिरो रहे थे, एक सूत्र में बांध रहे थे, और उनकी तुलना एक तुच्छ व्यक्ति से कर दी जाती है जिसकी कोई औकात नहीं उनके आगे। और हम उसको पढ़ाने लगते हैं अपनी किताबों में, क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा अगर कुछ भी कह दिया जाए, कुत्ता मेरा बाप है, तो हम उसको भी बाप मानने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह का हमें इतिहास पढ़ाया गया। समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बनता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासक बनने पर हमारे यहाँ कला संस्कृति का विकास होता है। उनके पास विद्वान थे, अष्टदिग्गज थे, 8 योग्य व्यक्तियों की उनकी एक समिति थी। आगे नवरत्न जिनको कहते हैं, हाँ, नवरत्न थे उनके पास। अभी अष्टदिग्गज के बारे में भी बताएंगे, अष्टप्रधान के बारे में भी बताएंगे किस किस के पास क्या था। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आते हैं, और कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद फिर गुप्त वंश में भी कोई ऐसा शासक नहीं बचता है जो कि समस्त भूभाग को एकता के सूत्र में बांधे रख सके, बल्कि सामंती प्रथा का उदय हो जाता है और छोटे छोटे राजाओं के द्वारा अपने अपने छोटे छोटे साम्राज्य बना लिए जाते हैं, अपने अपने राज्य स्वतंत्र घोषित कर लिए जाते हैं। गुप्त वंश के समापन के बाद कई राजवंशों का उदय होता है, और उन राजवंशों में जैसे चालुक्य हैं, वर्धन वंश है। तो चालुक्यों का जो शासन था ये महाराष्ट्र के करीब था, और जो वर्धन वंश था उसका शासन था थानेश्वर। थानेश्वर जानते हैं आप कहाँ है? जो लोग नहीं जानते हों वो जान लें, हमारे हरियाणा में थानेश्वर पड़ता है, और हरियाणा में थानेश्वर उनकी राजधानी थी। इसकी भी नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रभाकर वर्धन इसका मुख्य शासक था। उसके बाद राज्यवर्धन हुआ, और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी। बहुत शानदार कहानियां हैं हर्षवर्धन के बारे में, जब आप जानेंगे तो कहेंगे कि इन कहानियों के बारे में तो मुझे कभी जानकारी ही नहीं मिली है। ऐसी रोचक कहानियां हैं, लेकिन आज चूंकि हम ओरल तौर पर बताते आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनको हम विस्तारित नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तारित करेंगे तो समय बहुत लगेगा और हम एक ही किरदार को केवल उठा पाएंगे। अगले दिन से हम एक एक किरदार उठाएंगे और उनके बारे में सारी रोचक कथा स्थितियां आपके सामने हम रखेंगे। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी। उनके संतान न होने के कारण जब उनकी 648 ईस्वी में मृत्यु होती है, उसके बाद हमारे जो उत्तर भारत या दक्षिण भारत सब में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है और ढेर सारे राज्यों का उदय हो जाता है। जो जहां सामंत था उसने वहीं पर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दी, स्वतंत्र शासक बन गया। अब इस कड़ी में कई राजवंश हैं, उन राजवंशों की गिनती आप करते जाना, देखना कितने राजवंशों ने शासन किया है हमारे यहाँ। इन राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश था, पाल वंश था, सेन वंश था, चंदेल वंश था, तुम्हारा ये चौहान वंश था, परमार वंश था, और ये आता है तुम्हारा क्या अरे अग्निकुंड से 4 लोगों का जन्म हुआ था, उनके बारे में हमें आपको बताना आवश्यक है। इसमें थे परमार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, चौहान थे और चालुक्य थे। इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ है। वशिष्ठ जी के द्वारा इनका जन्म बताया जाता है कि उनके अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म आक्रांताओं का संहार करने के लिए हुआ था।
और इन्होंने किया भी उन्हीं 300 वर्षों के अंदर, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 300 वर्षों के बीच किसने बलिदान दिया है। इन सारे लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और इस देश को मजबूती प्रदान की है, बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षित भी रखा है। लेकिन समय के साथ साथ में परिवर्तन आता चला गया। इस बीच राष्ट्रकूट वंश भी आया। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने भी शासन किया। राष्ट्रकूट वंश के बाद में अगला नंबर आता है ये तुम्हारा सोलंकी वंश, इसे चालुक्य वंश भी कहते हैं। चंदेल वंश, शाही वंश। शाही वंश कौन था? ये पाकिस्तान में शासन किया करता था, अफगानिस्तान की सीमाओं पर, गांधार अंधार के एरिया में ये शासन किया करता था, शाही वंश। इसी पर सबसे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है और इसमें एक नहीं, जयपाल, अनंगपाल, आनंदपाल और बिलोचन पाल, इन सब ने उसका मुकाबला किया लेकिन जीत नहीं पाए। उसके सामने हार जाते थे। रीजन क्या था कि ये छल कपट कर नहीं पाते थे और इनके अंदर छल कपट भरा हुआ था और वो छल कपट से उसको जीत लेते थे। और राजवंश कौन से थे? ये तो तुमको परमार वंश के बारे में बता दिया। परमार वंश के बाद अगला राजवंश जो आता है कलचुर चेदी वंश, यही शिशुपाल वाला जिनको बोलते हैं, कलचुर चेदी वंश है। इसका भी एक बहुत अच्छा शासक हुआ है। महमूद गजनवी से टक्कर लेने के लिए वो कन्नौज पहुंच जाता है। भले ही वो हार जाता है, छोटा शासक था, लेकिन उसके साहस की दाद देनी पड़ेगी। गहड़वाल वंश, जिसमें जयचंद हुए, गोविंद चंद गहड़वाल हुए, ये एक ऐसा वंश था जिसके द्वारा, जिस तरह से मुसलमानों के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर अर्थात काफिरों के ऊपर, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले होते थे, उनके ऊपर जजिया कर आरोपित किया जाता था, उसी तरह से मुसलमानों के ऊपर तुरुस्क दंड आरोपित होता था, जो केवल और केवल मुस्लिमों से ही लिया जाता था। और ये एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसके द्वारा मुसलमानों पर एक विशेष कर लगाया जाता था। हमें ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये अगर बता देते तो हमें पता चलता कि हमारी रणनीति भी उनके प्रति मजबूत थी। हम हारे कैसे, उसकी क्या समस्याएं थी, उनके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं किया गया, क्योंकि आम जनमानस जान जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शाकंभरी के, जो अजमेर के चौहान थे, दिल्ली और अजमेर में, दिल्ली में तोमर वंश के शासकों ने शासन किया। अनंगपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली बसाई। कश्मीर में भी 3 राजवंशों ने शासन किया। कारकोट वंश ने शासन किया, उत्पल वंश ने शासन किया और लोहार वंश ने शासन किया। लोहार वंश की भी एक रानी थी जिनसे महमूद गजनवी हारा था, और हमको जब भी पढ़ाया गया कि वो लगातार 17 बार जीता, किसी से भी नहीं हारा, और केवल रानी दिद्दा से ही नहीं है वो हारा था, वो हारा था तुम्हारे जो ये थे परमार वंश के शासक, उनसे भी हारा था। ये हमें नहीं पढ़ाया गया। हम आपको जब इनका विस्तार बताएंगे तो बताएंगे कि किस तरह से उनको इन्होंने हराया था। चालुक्यों में वेंगी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, ये दक्षिण भारत में पड़ते थे। और द्वार समुद्र के होयसल थे, होयसल एक वंश के शासकों ने शासन किया। कदम्ब राजवंश ने शासन किया यहाँ पर। देवगिरी के यादवों ने शासन किया यहाँ पर, यादववंशी शासक थे। और उसके बाद वारंगल का काकतीय वंश था। काकतीय वंश तो लंबे समय तक रहा है। रानी रुद्रांबा के बारे में जो वो मूवी आप देखते हैं, वो काकतीय वंश की ही है। पल्लव वंश हुआ। पल्लव वंश ने स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और द्रविड़ शैली का उदय की हुआ उनकी वजह से। रथ शैली का निर्माण हुआ, शिलाओं को काट काट करके रथ मंदिर बनाए गए। ये पल्लवों का, अभी इनका जब योगदान विस्तारित बताएंगे तो एक एक शासक के बारे में बताएंगे और उनके द्वारा क्या क्या किया गया है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ये चूंकि हमारा अपना इतिहास है और इसको हम पूरी तरह से विस्तारित करके आपके सामने रखेंगे। यही वो समय था जब हमारे यहाँ अस्पृश्यता की भावना, जाति की भावना, वर्ग की भावना अलग अलग बलवती होने लगी थी।
इससे पहले कर्म के आधार पर व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता था, लेकिन ये कालखंड ऐसा कालखंड था, छोटे छोटे राजवंशों के कारण हर एक का अलग अलग। देखो, व्यवसाय उतनी तेजी से हो नहीं पा रहा था, आयात निर्यात ठप हो चुका था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सारे लोग कृषि पर आश्रित हो गए थे। उनकी आजीविका कृषि हो गई थी। और कई संहिताएं हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि उन संहिताओं में ये कहा गया है कि इस काल की जो संहिताएं हैं उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को कृषि करने का अधिकार, हर कोई कृषि कर सकता है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, और ये जो आज हम आपको बात बताते हैं, यह 1000 वर्ष पूर्व की बात है। 1000 वर्ष पहले से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी खेती करते आ रहे हैं। हाँ, अंतर यह होता था कि क्षत्रियों के पास दारो मदार ज्यादा होता था, उनको सबकी रक्षा भी करनी होती थी। इस तरह से इन जातियों का अस्पृश्यता की भावना का भी उदय इसी समय हुआ है, और अस्पृश्यता की श्रेणियां प्रचलित हुई इसी समय में। आज जो अस्पृश्यता की स्थिति है कि छुआछूत की भावना जो रही है आज़ादी के बाद से, जिन पर बहुत सारी किताबें लिखती गईं इन धूर्त व्यक्तियों के द्वारा समाज को विखंडित करने के लिए, उनको ये पता नहीं, तब केवल और केवल एक ही जाति होती थी, एक ही श्रेणी होती थी अछूतों की, और उसको अंत्यज कहा जाता था, उसको अंत्यज कहा जाता था। और इसका वर्णन विदेशी लोगों ने भी किया है, जो विदेशी यात्री आए हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत इसका वर्णन किया है। वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ। भाई, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही जातियां थीं, तो फिर ये 72 जातियां आई कहां से, जिन जातियों के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। फिर इसी बीच आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। हाँ, कुछ राजवंश अभी छूट रहे थे, उनके बारे में बताते हैं। जो राजस्थान के राजवंश थे, मेवाड़ में जो शासक थे वो गोहिल वंश के शासक थे, और इनकी शुरुआत भी 648 के बाद ही तुरंत हो गई थी। और यही गोहिल वंश जो आगे चलकर सिसोदिया वंश में कन्वर्ट हो गया, अर्थात सिसोदिया वंश हो गया। और सिसोदिया वंश कब हुआ? 648 से शुरुआत होती है, और 1303 ईस्वी में वहां के जो शासक थे उनके बारे में तो आपने खूब सुना है। रानी पद्मावती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके राणा रतन सिंह को मार देता है, और वो लोग लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और रानी जो थी पद्मावती, वो जौहर कर लेती हैं, और यहीं से सती प्रथा की एक नई भावना का उदय होता है। सती प्रथा कुछ समय पहले से आ गई थी, सातवाहनों के समय से, लेकिन जो इसका चरम दिखाई पड़ता है वो इसी कालखंड में दिखाई देता है। मारवाड़ के अलग शासक थे। मारवाड़ वाले शासक 12 के बाद में हुए, क्योंकि मारवाड़ के जो शासक थे वह शासक राठौर थे, अर्थात जयचंद के हारने के बाद उनके ही वंशज जाकर के वहां पर बस गए थे। भारमल इत्यादि जो अन्य कछवाहा शासक थे। अब जो छोटे छोटे शासक थे, इनमें से धीरे धीरे अकबर की जो राज्य हड़प की नीति थी, आक्रमण करके उन पर कब्जा करने की नीति थी, सबने तो इसको स्वीकार कर लिया, केवल मेवाड़ ने नहीं स्वीकार किया। सिसोदिया वंश ने कभी भी किसी के सामने हार मानी ही नहीं, और सिसोदिया वंश को मात्र 2 बार संधि करनी पड़ी। एक 1615 में शाहजहां ने जब खेतों को जला दिया, आम जनता को मारने लगे, विजित नहीं कर पाए, आम जनता को मारने लगे, तब जाकर के राणा अमर सिंह के द्वारा संधि की गई। हालांकि अमर सिंह ने संधि नहीं की थी, अमर सिंह के
पुत्र थे राज सिंह, उनके द्वारा संधि की गई थी। और उस संधि की शर्तें अजीबोगरीब शर्तें थी। उस संधि की शर्तें थी कि मेवाड़ की कोई भी कन्या का विवाह, किसी भी कन्या का विवाह कभी भी मुगलों के साथ नहीं हो सकता। मेवाड़ कभी भी जजिया कर नहीं देगा मुगलों को। ऐसी शर्तें थी। जब हम अभी इनको विस्तारित रूप से आपके सामने रखेंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे कि ऐसे इतिहास को हमें नहीं पढ़ाया गया। इसी वंश के अंदर राणा प्रताप वगैरह सब हुए, महान बलिदानी। तो ये तो हमारे राजवंश उस समय के थे जो अभी बताए गए। मुगलों के काल में भी राजवंश बने रहे, और जब इधर के राजवंशों में मेवाड़ को छोड़ करके लगभग सारे राजवंशों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसी समय दक्षिण में एक नया राजवंश तैयार हो चुका था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में भी 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश के शासकों ने शासन किया। और इसी में से जो ये तुलु वंश था, उसके ही एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय जी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके जो निर्माणकर्ता थे अर्थात जो संस्थापक थे, उनको वह पहले इनके काकतीय वंश के शासकों के मंत्री थे, और युद्ध करते हुए उनको बंदी बना लिया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उनको लाया गया दिल्ली, और दिल्ली में ला करके उनको मुसलमान बनाया गया। मुसलमान बनाने के बाद छोड़ दिया गया कि अब जाइए भटकिए, अब तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये भारतवर्ष था, और इस भारतवर्ष में एक से एक बड़े संत होते गए, और उनका शुद्धिकरण कर दिया गया। ये जब विजयनगर साम्राज्य बताएंगे तो किस मंत्र से, चंद्रायण मंत्र व्रत होता है, उसके द्वारा शुद्धिकरण होता है। कोई भी हिंदू बन सकता है। श्रद्धानंद जी भी ये करवा रहे थे शुद्धिकरण, और एक बार फिर से अब शुद्धिकरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सनातन की स्थितियों के बारे में पता चल रहा है। विजयनगर साम्राज्य होता है, और दक्षिण के कुछ साम्राज्य हुए हैं जिनके बारे में अभी नहीं, पहले ही आपको बता देना चाहिए था। उसमें चोल साम्राज्य हुआ है, चेर साम्राज्य हुआ है, पांड्य साम्राज्य हुआ है। ये बहुत बड़े नहीं थे, केवल चोल ही विशालतम थे, और चोलों का शासन केवल भारत में ही, दक्षिण भारत में ही सीमित नहीं था। वर्मा, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, सारा का सारा हिस्सा उनके अधीन था, और उसको मलय प्रदेश बोलते थे। वो मलय प्रदेश बोला जाता था। आज भी मलय प्रदेश कहा जाता है। जब आप विस्तारित ढंग से पढ़ेंगे तो आप अपने पुरखों के बारे में जानेंगे कि वो नौकाओं पर चढ़ करके, जब अंग्रेज रहना नहीं जानते थे कहाँ रहेंगे, गड्ढों में रहते थे, तब वह नौकाओं पर सवार होकर के अपनी सेना ले जा करके विजित करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने राजवंशों के बारे में आपको बताया। अब अगले दिन हम एक एक राजा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उसकी सारी विशेषताएं हम आपके सामने रखेंगे। आप भी कहेंगे कि क्या शासक थे, क्या शासन किया है। और जो बीच में बताते हैं हिंदू राजाओं पर उंगली उठाते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना। इसके बाद वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके इतना कर देने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम पूरे मनोयोग के साथ नया टॉपिक लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।